हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग शानदार से एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 होने वाला है आप लोगों के सामने, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में ये टॉपिक आप लोगों ने डिटेल में कायदे से पढ़ा होगा एसएसटी के टॉपिक में, लेकिन फिर भी एक इंट्रो देते हुए इस टॉपिक को हम थोड़ा तेजी के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप थियोरेटिकल की बात करते हैं, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वहाँ ये टॉपिक थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक जोरदार थम्स अप लगाएंगे और बताएंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं है। बहुत अच्छा, बढ़िया, शानदार। लाइक आते रहना चाहिए, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर कोई भी नहीं पढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के चैनल पे। ओके, हाँ, बहुत अच्छा। आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या है ऊर्जा के स्रोत? यानी वो सोर्स, वो स्रोत जहां से हमें किसकी प्राप्ति हो? ऊर्जा की प्राप्ति हो। सोर्स ऑफ एनर्जी वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो आग के रूप में हो सकती है, वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है, वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, वो विद्युत के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो। लेकिन अगर उसमें ऊर्जा है तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा हो, चाहे सोलर सेल की एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी के बारे में इस टॉपिक में अपन बात करेंगे। पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से आपके एग्जाम में टकराने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इन्हीं बातों पे फोकस करेंगे, बहुत डिटेल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। और इसमें शुरुआत होती है कुछ शब्दों के साथ, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप के दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक नियम था, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, ऊर्जा के अविनाशिता का नियम। ऊर्जा के अविनाशिता का नियम यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा के अविनाशिता का नियम है। ठीक है, अगली बात क्या है? ऊर्जा के स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों के चालन के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य में, इन सारी चीज़ों में ऊर्जा का यूज किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से माने जाए हैं, या उत्तम स्रोत का लक्षण क्या है? तो सबसे पहली बात देखिए, 2-3 पॉइंट बहुत खास इसमें लिखिएगा। पहला, वो आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से वो प्राप्त हो सके। दूसरा, उसको एक जगह से ले जाना आसान हो, आसानी से ले जा सके। और तीसरा, किफ़ायती हो, ये नहीं कि भर भर के पैसा लग रहा है, किफ़ायती हो, पैसा कम लगे, ये कुछ। चौथा इसमें लिखेंगे कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी अगर ऊष्मा के लिए यूज़ करें तो उससे ऊष्मा ज़्यादा निकलनी चाहिए, प्रकाश के लिए यूज़ करें तो प्रकाश ज़्यादा ही निकलना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि वो अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। क्या बातें लिखी हैं? प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी उच्च कैलोरीफिक मान हो उसका, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण और परिवहन उसका आसान हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, यानी उससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। जीवाश्म ईंधन सुना है आपने, जिसमें पेट्रोलियम एग्जाम्पल आता है, कोयला एग्जाम्पल आता है। इन जीवाश्म ईंधनों के जलने से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ वेरी बैड, वो हमारे लिए बुरी है। कब बुरी है? जब उसकी अति हो जाए। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो पौधे भोजन कहाँ से करेंगे, और अगर पौधे भोजन नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी पे हमारे आपके जैसे जीव
जीवित नहीं रह सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। कितनी? 0.03% के रूप में। पक्की बात है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्या कह रहा भैया? नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स में कौतूहई मत बरतिएगा। नोट्स बनाएंगे रफली ही बनाइए, रफ पे ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, है ना। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो दो तरह से इसको देखिए चार्ट के रूप में बनाया गया है। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में कौन से? जिनको हम लगातार यूज कर रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा या बायोगैस और पवन ऊर्जा। जिसका हम कम उपयोग कर रहे हैं या वैकल्पिक रूप से यूज कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा, समुद्रों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है जिसको ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा कहते हैं, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इनका हम वैकल्पिक रूप से यूज करते हैं ऑप्शन के तौर पे, कि चलो ये नहीं मिला तो ये भी यूज कर लें। पूरी तरीके से अपन इस पे डिपेंडेंट नहीं है, सूर्य ऊर्जा के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हुए, हो जाएंगे तो वो हमारे लिए बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी है। आपने सोलर प्लेट वगैरह देखा होगा गांव में, प्रधान जी लोग, मुखिया जी लोग लगवाते हैं, है ना। तो उससे जो है बल्ब जलता है, छोटा छोटा प्लेट लगवा देते हैं, एगो बल्ब लगवा देते हैं, जलता रहता है ना। हाँ, चलिए आगे बात करेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते रहे हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन और बायोमास। अब जीवाश्म ईंधन की कहानी आगे बढ़ के देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो बताया गया जीवाश्म ईंधन जीवाश्म से प्राप्त ईंधन है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। ये लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत है। यानी इनका उत्पादन कब होता है? लाखों वर्षों में होता है। इनका भंडारण कैसा है? सीमित है। और ये कैसी ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते। इनको अगर प्राप्त करना है वापस तो कई लाख वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, अगली बात क्या है? जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या जीवाश्म ईंधन से हानियां। पहली बात है, जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। अब लिखा है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। क्या उपाय हैं भैया? सबसे बढ़िया उपाय बता दें हम तुमको, पेट्रोलियम का कम से कम यूज करिए, गाड़ी घोड़ा तनी कम चलाइए, जरूरत हो तभी चलाइए। ये नहीं कि बाजारे जाना है, चल भैया गाड़ी उठा ले, हैं समोसा खाने जाना है, चल भैया गाड़ी उठा ले, तनी गुड़वों के इस्तेमाल करो, 11 नंबर की बस का इस्तेमाल किया करो, है ना, सबसे बढ़िया कारण। तो लिखा है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करना, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना, जितना से जितना कम हो सके जाए। अगली बात क्या है भैया? तापीय विद्युत संयंत्र। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा, घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सके। यानी कि कोयला जहां आसानी से उपलब्ध है वहीं पे तापीय विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, जिससे कोयला आसानी से उनको मिल सके। ये नहीं कि कोयला कहीं से आए, तापीय विद्युत संयंत्र कहीं पर लगे, कोयला के ढोने में खर्चा बढ़े तो महंगा पड़ जाएगा। पक्की बात है? ओके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है, आसानी से होगा, ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में होगा। जहां से चली जहां तक गई लगभग पूरी पहुंचती है, थोड़ा बहुत का हास होता है हीट के रूप में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पहुंच जाती है। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर हम बात करें, कोयला के ढोने में बहुत मेहनत है, ट्रक पे लदाएगा, ट्रेन पे लदाएगा तब ना पहुंचेगा। इस तरह जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके, आपने देखा होगा बांध वगैरह बनाए जाते हैं और उस बांध में रोका गया जो पानी है नदी का,
उसको बहुत तेजी के साथ गिराया जाता है टरबाइन पर, और टरबाइन जब घूमती है तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। इसके लाभ क्या हैं? पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती इससे। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई कार्य सुलभ हो सकता है। इसमें मछली पालन भी होता है, सिंचाई भी होता है, और ज़्यादा पानी एक साथ न जाए इससे बाढ़ कंट्रोल भी होता है। अगली बात क्या है? हानियां। बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। यानी मान लो कि यहां पर बांध बनाया गया, ठीक है, तो जितने एरिया में बनाया जाएगा वहां पे कृषि की जा सकती थी, लेकिन अब वहां कृषि नहीं हो सकती, सिर्फ पानी ही पानी रहेगा, तो वहां पे फसल उगाई नहीं हो सकती, वहां पे लोग रह नहीं सकते, ये इसकी हानि है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, वहां पे जो जंगल है, जो पेड़ है, ये सारी चीजें वहां पे नष्ट हो जाती हैं, इसलिए पारितंत्र को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आगे क्या लिखा है भैया? अब ये एक बनाया गया है, जरा देख लीजिए इसका फिगर। क्या है ये? देखिए, एक पावर लाइन है यहाँ पे, ये यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा रहा है, ये बांध है ना, ये बांध है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और इस पानी को फिर यहाँ से पास कराया जा रहा है। पास कराने के बाद ये नदी निकल गई और यहाँ पे जब पानी गिरता है तो ये टरबाइन है, घूमती है और यहाँ से फिर जनित्र लगा हुआ है और यहाँ से बिजली उत्पन्न होकर विभिन्न टावरों के द्वारा आपके घरों तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा देखे रहिएगा, आने का चांस कम है, फिर भी देखे रहिएगा, है ना। अगला है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, यानी क्या टेक्नोलॉजी में हम सुधार कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका यूज़ आसान हो जाए और अच्छा हो जाए। तो पहला बताया गया जैव मात्रा या बायोगैस। कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि, ये सब जैव मात्रा या बायोगैस के रूप में यूज किए जाते हैं। लकड़ी की अगर बात कर ले पर्टिकुलर, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इससे हानि क्या है? जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, अधिक ऊष्मा नहीं देती है जितनी इसको देनी चाहिए। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोत की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाकर। लकड़ी से अगर चारकोल बना ले तो उसकी उष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चारकोल क्या है भैया? चारकोल का मतलब है ना, लकड़ी पूरी तरीके से जब ना जले, आधा कोयला रहे, तो उसको चारकोल बोला गया। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी को ऑक्सीजन की कम मात्रा में या सीमित मात्रा में जलाने से चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, इसमें ज्वाला यानी कि प्रकाश उतनी नहीं होती। ठीक है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है ना, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। गोबर के उपले अगला हेडिंग बना है, जैव मात्रा में एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां हैं, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, परंतु तकनीकी की सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाकर, गोबर गैस देखें आप लोग, टंकी देखें आप लोग, टंकी घर में जो पानी वाली टंकी होती है छत पे लगाई जाती है, वैसा ही कुछ होता है, वो लोहे का होता है। ठीक है, और उसको उल्टा करके रखा जाता है, ठीक है, जिसमें अंदर खाली एरिया रहता है और उसको जिस एरिया पे सेट किया जाता है वहाँ पानी भरा होता है, उसमें वो तैरती रहती है ना, एयर की वजह से। अब उसमें गोबर डाला जाता है, गोबर उसमें पानी से सड़ता रहता है और एक पाइप निकाल करके जहाँ इसको यूज करना है वहाँ ले जाया जाता है ना। आगे क्या लिखा है? परंतु तकनीकी की सहायता से गोबर गैस के रूप में अच्छा ईंधन यूज किया जा सकता है। बायोगैस, गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा बहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जहां ऑक्सीजन न हो वहां पर बैक्टीरिया वगैरह इस पर रिएक्ट करते हैं
और इससे एक गैस बनाते हैं जिस गैस को मीथेन गैस कहते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं ये? मीथेन गैस मुख्य रूप से बनाते हैं और मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में स्थित संचित किया जाता है जिसे पाइपों द्वारा उपयोग करने के लिए निकाला जाता है। समझा दिया सारा खेल। अब ये देखिए एक बायोगैस का ऐसा बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, ये टंकी है, इसको उल्टा करके ऐसा रख दिया गया, इसमें पानी भरा है जिसमें सब कुछ डाला जाता है, जो कुछ भी डाला जाता है, कचड़ा, गोबर, फलाना ढेमका जो कुछ भी डालिए, यहाँ पे वो सड़ता है। सड़ने की वजह से इसमें ऊपर गैस बनती है और इसको पाइप की सहायता से फिर जहाँ यूज करना है वहाँ पे ले जाया जाता है। पक्की बात है? पक्की बात है, ओके। अब बायोगैस के लाभ इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बायोगैस के लाभ। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट नहीं बचता। तापन क्षमता अधिक होती है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। संयंत्र में शेष बची स्लरी माने अपशिष्ट में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है जिनको खाद के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी उसमें जो बचा है उसको निकाल करके आप उसको खेत में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी बहुत अच्छा रोल करता है ये। अब बात आती है पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा का भी खेल देख लेते हैं। एक नंबर में आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे, है ना। लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए बच्चा। बार बार कहता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं लाइक को, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। लाइक जरूर किया करिए, है ना। ओके, इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। पवन ऊर्जा सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। कम से कम क्या स्पीड होनी चाहिए पवन की? तो बताया गया 12 से 14 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर पवन बह रही हो तो हम उसका यूज पवन ऊर्जा के रूप में करेंगे। ये डाटा याद रखिएगा, 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निर्मित कार्यों में किया जाता है, जैसे जल के कुओं से खींचने में, पानी खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। जनित्र माने डायनमो, डायनमो की स्थिति। एक मिनट, ओके। तो अब बात करेंगे हम लोग, परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है। एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। ऐसे आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे पवन चक्की एक ठो लगी हुई है तो इसी के आसपास में फिर दूसरी भी लगी होगी, आप देखे होंगे इस प्रकार से, फिर तीसरी यहीं पे लगी होगी, है ना। कई सारी पवन चक्कियाँ एक साथ लगी होती हैं। ठीक है, अगला क्या है भैया, आगे और देख लेते हैं। फिगर बनाया है कि नहीं? नहीं, फिगर इसमें नहीं दिया है। हाँ, फिगर नहीं दिया इसमें, फिर भी लेकिन जानते रहिए इसको, है ना। हाँ, अगला क्या है, पवन चक्की को चलाने हेतु लिखा हुआ है यहाँ पे डाटा 15 से 20 किलोमीटर यहाँ पर दे रहा है। 15 से 20 किलोमीटर पवन चक्की को चलाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होना आवश्यक है। पवन ऊर्जा के लाभ, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं लगाना होता। एक बार पवन चक्कियां सेट कर दीजिए और फिर कुछ दिनों के लिए फुर्सत हो जाएगी, विद्युत बनती रहेगी। ठीक है, अगली कहानी क्या है, पवन ऊर्जा की सीमाएं। अगर इससे कम गति है, 15 से 20 किलोमीटर से कम गति की अगर हवा बह रही है तो विद्युत ऊर्जा नहीं बनेगी।
पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई सारे एक जगह पे लगाने होते हैं। सटा सटा के तो लगाएंगे नहीं, तन तन दूर दूर पे लगाएंगे। अच्छा, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होती है, शुरुआती खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार खर्चा करिए, वो कहते हैं ना, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, वही हाल है। ठीक, पवन चक्की को के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होती है, उसका जो ब्लेड होता है ना बहुत हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, 1 नंबर जीएसजी के सबके लिए। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में 5वां स्थान है, यानी विद्युत पवन द्वारा उत्पन्न होती है ऐसे देशों में भारत का 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे की कहानी क्या है? वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत। क्या है भैया? प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ साथ, प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ साथ ऊर्जा की मांग में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। और सारे सोर्स खोजे हम, कहाँ से हम और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इन पे सोचना अनिवार्यता है। सोचना चाहिए कि हम और क्या करें जिससे ज़्यादा पोटेंशियल की एनर्जी हमें मिल सके। ठीक है, अच्छा, उसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है, यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे वे लंबे समय तक चल सकें, पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण को कम करने हेतु भी इनकी जरूरत है। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है, पवन ऊर्जा की जो चक्कियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, जो टाइडल वेव्स हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, उनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है उनका इस्तेमाल करें। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं, सोचने की बात यह है। ठीक है, आगे आती है सौर ऊर्जा की बात। सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सूरज है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक की वैल्यू कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा आती है, तो 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। इतनी ऊर्जा 1 सेकंड में सूरज देते हैं हमें। ठीक है, अगला सौर ऊर्जा की युक्तियाँ, कौन कौन सी मशीनें हैं जो सौर ऊर्जा से यूज की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा हो जाए भैया। जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना। सौर कुकर यानी सोलर कुकर, सौर जल तापक, सोलर वाटर पैनल्स, है ना। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग किया जाता है। और सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल ही मैंने बताया जो प्रधान जी लोग या मुखिया जी लोग यूज़ कराते हैं, गाँवों में लगवाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? सौर तापक युक्तियों में। अब इसको देखिए किस प्रकार से किया जाता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें काले रंग की प्लेट्स लगी होती हैं। सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांचों की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधाघर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न होता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर, ये बॉक्स रूपी सौर कुकर है। ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर, ऊष्मारोधी मतलब जिससे ऊष्मा न निकल पाए, आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण, पूछा जाता है कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? समतल दर्पण का यूज किया जाता है। इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप उत्पन्न कर सके। कितनी देर तक? तो भैया बताया गया 2 से 3 घंटा में इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी 2 घंटे बाद आप उसमें खाना पका सकते हैं बढ़िया से।
ठीक है। अब इसका लाभ क्या है? तो भैया कोयला पेट्रोलियम से बहुत सारा नुकसान होता है, उसका ये फायदा कराएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं लाभ इसके। कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। अलग अलग आप रख दीजिए उसमें सेट करके, कई सारा खाना एक साथ बन जाएगा। हानि क्या है? रात के समय यूज नहीं हो सकता, बारिश के समय इसका उपयोग कम होता है या नहीं हो पाएगा। सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह उसके दर्पण पर सीधा पड़े। सूरज हेने से आवत तैनिए रही, आ जैसे जैसे वो घूमत रही हन, जैसे जैसे वो घूमते रहेंगे सूरज, वैसे वैसे इसको सेट करते रहना पड़ेगा। और नहीं तो भाई ज़्यादा पड़नी चाहिए इस पर, तभी उतना वो सिस्टम बनाएगा। ठीक है। तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। अब बात आती है सौर सेल की। सौर सेल क्या है भैया? सौर सेल क्या है? सौर सेल सूर्य ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक प्ररूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों का संयोजित होता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। आपने गांव में देखा होगा, अपने किसी किसी घर पे जो पैसा वाले लोग होते हैं, वो छतवा पे कई गो प्लेट लगाए रहते हैं, कई गो पैनल लगाए रहते हैं, जिससे पूरा उनके घर का जो बिजली है वो उससे आ जाती है। इसके अलावा इतनी और बिजली बचती है कि वो सरकार को बेच भी सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, कर सकते हैं आप भी, है ना। ये आपके फ़ायदे की बात थी। आप देखिए सौर सेल, दो चीज़ें हैं उसके लिए, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानि क्या है। सोलर का जितना भी काम है मैं बताऊं आपको, बस दो चीज़ तो याद ही रखिएगा। ठंडी के दिन में कम होगा, वर्षा के दिन में नहीं होगा, गर्मी के दिन में बहुत अच्छा होगा। समझ सकते हैं इस चीज़ को आप। लाभ क्या है? कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, सब फिक्स होता है। प्रचलन और रख रखाव की लागत अत्यंत कम होती है। बिना किसी फोकशन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य मिलता है। सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना पर्यावरण हितैषी होता है। हानि क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है। एक गो प्लेटवा लगभग 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार के पड़े लीसन, है ना। आ जो 4 गो 5 गो प्लेट लगाएगा मतलब 2-3 लाख रुपया फंसाएगा तब लगेगा, है ना। अगला, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। हमारे भारत में अभी सिलिकॉन की इतनी आपूर्ति नहीं है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल बना सकें। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। सौर सेल के उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी, रिले केंद्रों में सौर ऊर्जा पैनल का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके यूज़ के आधार पर हो गई। समुद्री ऊर्जा यहाँ पे दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। 3 तरह की समुद्री ऊर्जा के बारे में जानकारी है। कौन कौन सी? एक है तरंग ऊर्जा, एक है ज्वारीय ऊर्जा और एक है महासागरीय ऊर्जा। तीनों के बारे में लिखा है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। जैसे समुद्र से पानी आया लहर मार के, तो ज़्यादा पानी आ जाए उसको स्टोर कर लेते हैं, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है। तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, ताप में अंतर का उपयोग तथा गहराई जल ताप का अंतर, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए तेज चल रहा हूँ। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, रीड कर लीजिएगा बस एक बार। क्योंकि एक भी लाइन छूटी और 490 प्लस का आंकड़ा टूटा।
इसकी हानियाँ दे रखी हैं। बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं, कम जगह पे बांध बनाए जा सकते हैं। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वही संभव है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल होती हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्वक व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन है, आसानी से इसका दोहन नहीं कर सकते। अब आ जाती है भूतापीय ऊर्जा, जिसके लाभ और हानियाँ देख लीजिए, है ना। लाभ क्या है? इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, प्रदूषण नहीं होता। हानि क्या है? भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल व महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र काम कर रहे हैं। पक्की बात है। आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ये दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। क्या है नाभिकीय ऊर्जा? ध्यान से सुनिए। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जोड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब दो हल्के नाभिक वाले परमाणु आपस में मिलकर एक भारी नाभिक वाला परमाणु बनाए तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक वाला परमाणु दो हल्के नाभिक वाले परमाणुओं में टूट जाए तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। कौन सा बम? परमाणु बम। इस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। ये रही इसकी जानकारी, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का अर्थ टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये यूरेनियम का परमाणु है, इस पे अटैक कराया जाता है न्यूट्रॉन से। जैसे ही इस पे अटैक होता है न्यूट्रॉन का, ये तुरंत टूट जाता है दो पार्ट में। एक हिस्सा बनाता है बेरियम और दूसरा हिस्सा बनाता है क्रिप्टॉन, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। और फिर ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम को फिर से तोड़ेंगे, और जैसे ही तोड़ेंगे फिर यहाँ से 2 पार्ट बनेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर ये बनाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन, फिर ये बनाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन, और सब में से 3-3 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे। फिर ये 3 अलग यूरेनियम 3 को, फिर ये 3 अलग 3 यूरेनियम को, फिर ये 3 अलग 3 यूरेनियम को। तो इस प्रकार से एक शाखा बनती चली जाती है। इसलिए परमाणु बम का विनाश बहुत भारी होता है। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए, इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह किया जाता है। यानी अगर यही प्रोसेस एक सिस्टम बना के किया जाए तो उसमें किया क्या जाता है कि जो ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, इसमें से 2 को कंट्रोल कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और केवल एक को ही आगे जाने दिया जाता है, जिससे जो एनर्जी बनती है वो कंट्रोल फॉर्म में बनती है, नियंत्रित बनती है, और उससे हम विद्युत बना सकते हैं। बनाई जाती है, सकते क्या है, बनाई जाती है। ठीक है, अगली कहानी। हाँ, ये नाम याद रखिएगा आप, कौन सा कहाँ पे है। तारापुर महाराष्ट्र में नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरपार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। नाभिकीय संलयन क्या है? जब 2 हल्के नाभिक वाले परमाणु जुड़कर एक भारी नाभिक वाले परमाणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ये लिखा हुआ है 1s2 और ये मिल करके हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं और इससे ऊष्मा निकलती है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। एक बात जानते रहिए कि ये जो नाभिकीय संलयन है ये कहाँ पे लगातार चल रहा है, तो सूर्य के अंदर ये लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ओके। अगली कहानी क्या है भैया? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, बता ही दिया। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। इसके लाभ क्या है? नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। हानि क्या है? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र के प्रतिस्थापन की अत्यधिक लागत है। नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। इससे रिसाव अगर हो गया ना नाभिकीय विकिरण का, तो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है और स्किन कैंसर से मौत हो जाती है। पक्की बात है। नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। यूरेनियम की मात्रा भी तो अपने पास सीमित है, इसलिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। आगे की कहानी। अब पर्यावरण विषयक सरोकार, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा के स्रोत में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या है? वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। और नवीकरणीय में वे सोर्स जिनका उत्पादन हर दिन प्रतिदिन होता रहता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते। ये चैप्टर भी इस प्रकार से समाप्त हुआ। डिटेल स्टडी किया हम लोगों ने इस चैप्टर का भी। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक मारिए। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय। ये प्रश्नावली दी गई है, इसको सॉल्व जरूर किया करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।